अगर आप भी पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि इतने थोड़े से समय में, इस बचे हुए समय में क्या ऐसा किया जाए कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, स्कोर जो हम अटेन करने वाले हैं वो ऑप्टिमाइज कर सकें एकदम हाईएस्ट लेवल पर। और साथ ही साथ एक दिक्कत और जो बहुत सारे बच्चों को आती है कि मॉक टेस्ट तो हम दिला रहे हैं सर, लेकिन मॉक टेस्ट में ना स्कोर एक लेवल पे जाके रुक जा रहा है, उस लेवल को पार नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। अगर इस टाइप की दिक्कतें आपके साथ भी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी स्टूडेंट से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जो कि कोई ऐसा मोटिवेशनल बातचीत के ऊपर नहीं है, जिसमें सीधी सीधी एक कैलकुलेशन है जो प्रीवियस पीजीसीआईएल स्पेसिफिक एग्जामिनेशन से ली गई है। और उस कैलकुलेशन के आधार पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जिस फैक्ट्स के हिसाब से अगर आप स्ट्रैटेजी करते हैं अगले 25 दिन तक, ऑनेस्टली अगर कोई बच्चा इन सारे प्रिपरेशन मेथड्स को इंप्लीमेंट करके चलेगा तो यकीन मानिए कि एक गुड प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को भी बढ़ता हुआ पाएंगे। आप देखेंगे कि मॉक का स्कोर भी हाँ आपका कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, और ऑन एन एवरेज भी अगर मैं बात करूं तो 127 130 के आसपास का स्कोर आप पीजीसीआईएल एग्जामिनेशन में जरूर लेकर के आ पाएंगे। थोड़ा और एफर्ट करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स में तो ये स्कोर और मैक्सिमाइज हो सकता है। क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे मॉक के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें और कैसे फाइनल परफॉर्मेंस के लिए एक बेस्ट कॉन्फिडेंस गेन करें, इस वीडियो के एंड तक ये सारी बातें आप सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा और बिना स्किप किए एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िएगा। अगले 25 दिन तक इस स्ट्रैटेजी को ऑनेस्टली आपको इंप्लीमेंट करना है। शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ये पूरी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी चेक की। भाई रियलिटी चेक क्या है, हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीजीसीआईएल डीटी एग्जामिनेशन में इस 25 डेज में अगर कोई ये सोच रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स में हम एकदम एक्सपर्ट लेवल पे मास्टरी कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज के पीछे मत भागिए अभी, ठीक है। आपके पास क्या सब्जेक्ट्स है, क्या इसका सिलेबस का वेटेज है, पहले उस बात को समझिए। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज है। टेक्निकल 120 नंबर का आएगा, हम सबको पता है। एप्टीट्यूड 15, रीजनिंग 15, जनरल अवेयरनेस 10 और इंग्लिश का 10 का वेटेज है। 170 क्वेश्चन, 170 मार्क्स का सवाल, ठीक है। 2 घंटे का समय इस पूरे को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला चीज तो ये समझना है कि हर चीज को बराबर वेटेज मत दीजिए। बराबर वेटेज की सारी चीजें हैं भी नहीं, ठीक है। अब टेक्निकल की ही मैं बात करूं, 120 नंबर एक बहुत मेजर होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, और बहुत सारे जोन्स के अंदर 125 127 में सिलेक्शन होने वाला है इस कट ऑफ रेंज के अंदर, ठीक है। लगभग 130 के अंदर अंदर रेंज में काफी सारे जोन्स में सिलेक्शन होगा। तो आपका स्कोर जो है ना, अगर आप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपका टेक्निकल जो होता है वो साउंड होता है, वो गुड लेवल पे होता है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सब पर ये बात लागू होती है, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं सीबीटी 1 से 2 के लिए, वो प्रिपरेशन मोड पर हैं। उनको भी बेनिफिट होगा उन चीजों का यहाँ इस एग्जामिनेशन की तैयारी में। लेकिन उसके लिए ये समझना होगा कि चूंकि हर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर नहीं है, इसीलिए आपका एफर्ट भी बराबर नहीं लगेगा। एफर्ट को भी बाइफरकेट करना आना चाहिए हमको। मॉक टेस्ट में यही गलती करने की वजह से हम सब में बराबर वेटेज दे देते हैं, सब में बराबर एफर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कि जो हायर वेटेज सब्जेक्ट है उसको भी उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो जितना लोअर वेटेज सब्जेक्ट है। तो मॉक में परफॉर्मेंस दोनों में बराबर आ जा रही है। अब 10 में से कितना नंबर मशीन में स्कोर करना चाहिए और 10 में से कितना नंबर यूडब्ल्यूटी में आपको स्कोर करना चाहिए हर 10 सवाल में से, इस बात का क्लियर बाइफरकेशन आपके पास अगर नहीं है तो ये दिक्कत साबित हो रही होगी। ये आपके लिए मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम दे रही होगी, ठीक है। आज इसी चीज का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पूरा कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है और रेफरेंस के लिए मैंने 11 अप्रैल 2015 का पीजीसीआईएल डीटी का 2015 नहीं सॉरी 2025 11 अप्रैल का पीजीसीआईएल डीटी का मैंने पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, और भी पास्ट पेपर का एनालिसिस किया, बट ये मुझे काफी रेलेवेंट लग रहा है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास एक पूरा डिटेल चार्ट प्रिपेयर करके लाया हूं। इसको पहले समझिएगा कि है क्या चीज। मुश्किल से 10-15 मिनट का ये वीडियो है, इसको देख लीजिए, इसके लिए समय निकाल लीजिए, इससे जो स्ट्रैटेजी निकल के आएगी वो आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगी, ठीक। तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे हायर वेटेज जो यहां से निकल के आ रहा है, हमको ये दिख रहा है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क से लगभग 32 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन इज अ बिग नंबर। ये स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन का है, और एग्जामिनेशन में ये डेटा थोड़ा बहुत प्लस माइनस 3, 4, 5 के आसपास वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस नहीं है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग इसी डेटा को लेकर के चलते हैं, ठीक है, इसी डेटा को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो 32 एक मेजर सब्जेक्ट बनाता है इसको। नेक्स्ट हमारे पास पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 25 क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखिए मशीन्स, 16 क्वेश्चन यहां पे दिखाई दे रहे हैं, 16। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट से 10 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हमको 9 क्वेश्चन दिखते हैं, कंट्रोल सिस्टम से
9, देन उसके बाद यूडब्ल्यूटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और मिस्क में एनसीएस वगैरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बाइफरकेशन से क्या समझ में आया हमको, इस प्रॉपर बाइफरकेशन से हमको क्या देखने को मिलता है, चलिए समझते हैं। इस बाइफरकेशन से ये समझ में आता है कि भाई सारे सब्जेक्ट जो है वो बराबर वेटेज के तो है नहीं, तो हम क्यों इनको बराबर वेटेज देके चल रहे हैं। मतलब देखिए 90 मार्क्स स्कोर करना है अगर मुझे, तो लगभग इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर मैं अपनी एक्यूरेसी का ज्यादा अच्छा वर्क करूं, कौन से सब्जेक्ट्स का, टेक्निकल में मशीन पावर सिस्टम नेटवर्क थ्योरी प्लस BEE, मेजरमेंट्स और पावर एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सब्जेक्ट को अगर मैं साइड कर लूं, ये मेरे ए सब्जेक्ट्स हैं, ए कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मैं अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता चलूं, हायर एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दूं। ठीक है, मैं जब भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, मैं जब भी रिवीजन कर रहा हूं, इसको ज्यादा समय दूं। ओवरऑल मेरे दिन भर के अगर मेरे पास 14 आवर्स से प्रिपरेशन करने के लिए पूरे दिन भर, तो उस 14 आवर्स में से मैक्सिमम आवर्स जो है वो इन सब्जेक्ट्स को मैं अलॉट करूंगा। ठीक है, जहां मैं अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करूंगा, जहां ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट जो है वो लगाना इंपॉर्टेंट होगा। वो करके मुझे अपनी एक्यूरेसी को किस रेंज में रखना है, ये रेंज अप्रोक्सीमेटली, और डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं रखा हूं इसका, वो बताऊंगा। तो ये मेरे फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स है, इन पे मुझे ज्यादा एफर्ट करना है, मुझे ये 90 मार्क्स के अंदर से मैक्सिमम सिक्योर करना है। सेकंड, उसके बाद मेरे पास सेकंड कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स आते हैं टेक्निकल में, जहां मेरी एक्यूरेसी अगर रिड्यूस भी होती है तो भी मेरा मेन एग्जाम में कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स कंट्रोल, यूडब्ल्यूटी एस्टिमेशन, एनर्जी सोर्सेस, एनालॉग डिजिटल, मिस्क के फॉर्म में 65-70% अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो ये मेरे 30 मार्क्स का वेटेज लेकर के आएगा। ठीक है, 30 मार्क्स के वेटेज को भी मैं बाइफरकेट अगर करूं, एक गुड बाइफरकेशन अगर मैं आपको और बताऊं, तो देखिए इसमें करना क्या है आपको। अब आपको ये कैलकुलेशन को ना एक माइक्रो लेवल पे समझाता हूं, जहां पे आपको ये समझना है कि अगर आप मॉक टेस्ट दिला रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट दिलाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो वो करो, बुक से बना रहे हो बुक से बनाओ, लेकिन आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर आप मशीन के 10 सवाल रख के बनाते हो ना, 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो विद इन द गिवन टाइम लिमिट, उस 10 में से कितने सही होने चाहिए आपके, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 में से 8 सही करना है या 10 में से 9 सही होने चाहिए मशीन से। लेकिन अगर यूडब्ल्यूटी है तो 10 में से 6 सही होने से या 7 सही होने से भी काम बन जाएगा। कंट्रोल सिस्टम है तो 10 में से 6-7 भी अगर सही हो रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। ये आइडिया आपके पास होना जरूरी है यार, ये कैलकुलेशन करना आपके पास जरूरी है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने रखा हुआ है, नॉन टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही वेटेज में लेकर के चल रहा हूं। आप देख सकते हैं 30 मार्क्स में आपके पास जहां हायर एक्यूरेसी आपको नॉन टेक में पुट करना है, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पोर्शन। जहां एक्यूरेसी आपका रिड्यूस होने पर भी काम चलेगा, 20 नंबर का ये पोर्शन जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। देखिए एक और चीज मैं बता दूं कि कई बच्चों का अपना पर्सनल चॉइस होता है, किसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है या किसी ने जनरल अवेयरनेस अभी रिसेंटली और एग्जामिनेशंस के लिए गुड लेवल पे प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो बच्चा ये बोलेगा कि सर मेरा तो जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग है सर, मैं तो इस पे ज्यादा अच्छा एफर्ट करूंगा। तो दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ बोनस। इस एक्यूरेसी के ऊपर आप जितना लेकर के आओगे वो एक बोनस पॉइंट है, वो आपके स्कोर को और बढ़ाएगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मेरी एक्यूरेसी 50 नहीं 50 से ज्यादा है, मैं तो इसमें 60% की एक्यूरेसी ला सकता हूं या 70% की, तो लेकर के आइए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये जरूरी है अभी, ये बेस्ट थिंग होगा। इससे ऊपर मैं आपको एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड, एक लाइन जो है ना, मैं वो बना के बता रहा हूं कि ये मिनिमम इतना तो लाना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर अगर आप एक्यूरेसी लेकर के आएंगे, वेल एंड गुड है। ये बात हर सब्जेक्ट पे लागू होती है, ठीक है, लेकिन इतने का एफर्ट हमको करना है। तो अब एक बाइफरकेशन समझते हैं इस पे बहुत ध्यान से। इस काफी समय लगा मुझे ये बनाने में, ये पूरा चीज कैलकुलेशन करने में, हर चीज को एकदम प्रैक्टिकल वे में ही मैंने रखा हुआ है। कोई ऐसे हवा में बातें मैं नहीं करने वाला हूँ कि 150 नंबर आ जाएगा, 160 नंबर आ जाएगा 170 में से, ये सब फालतू की बातें मैं नहीं करने वाला हूँ। सीधी बात मुद्दे पर कि आप कितना अभी ला सकते हैं इस बचे हुए दिन में प्रिपरेशन करके, और वो भी यहाँ पर बेस इस बात को मैंने लिया हुआ है कि आपने पहले से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आप ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के चल रहे हो, बट उनको समराइज कर नहीं पा रहे हो अभी लास्ट मोमेंट पे। तो इस 25 दिन में कैसे समराइज करोगे, कैसे रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे बेस्ट लेवल पे आपको करना है और कैसे वेटेज देना है इनको, इस बात को मैं यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए मशीन का अगर आप बनाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मशीन का आप टेस्ट प्रैक्टिस करने बैठे, आपको पता होना चाहिए कि हर 10 क्वेश्चन में से आपको कितना सही रखना है। एक एवरेज अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर आउट ऑफ एवरी आस्क्ड क्वेश्चन, अगर पेपर में 16 क्वेश्चन पूछा गया मशीन का, इसमें से 15 आपको सही लेकर के चलना है। मतलब मशीन की प्रिपरेशन किस लेवल पे होगी, बहुत ही बेस्ट लेवल पे करनी होगी ना, तब जाके 16 में से 15 क्वेश्चन का एवरेज आप निकाल के ले, मतलब मशीन में आपको 93.75% की एक्यूरेसी वहां पे देनी होगी,
तब जाके आप इस कोर सब्जेक्ट पे गुड स्कोर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ टफ फाइट है, मतलब मशीन में जान लगाना पड़ेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, बीडब्ल्यू और नेटवर्क का क्या सीन है सर? बीडब्ल्यू नेटवर्क में हर 10 में से 9 क्वेश्चन आपका सही निकलना चाहिए। इस हिसाब से अगर देखें आप तो 32 में से 28 क्वेश्चन, यानी हर 32 क्वेश्चंस में से 2 ही गलत कर सकते हैं या 2 ही लीव करके आ सकते हैं। हम गलत तो मत करिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो हर 32 में से 28 का स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा। ये आपको मॉक टेस्ट में दिखना चाहिए, ये मॉक टेस्ट में दिखना चाहिए, उसी के लिए मैं ये कैलकुलेशन लाया हूं पूरा। ठीक है, हर 10 क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि जब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट दिलाएंगे तो ये डेटा आपको दिखना चाहिए टेस्ट में। इससे बेटर है तो अच्छा है, इससे कम नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद परसेंटेज एक्यूरेसी देख लीजिए। बीडब्ल्यू नेटवर्क में मिला के कुल मिला के 87.5% की एक्यूरेसी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो गॉड लेवल सब्जेक्ट्स जो है ये पूरे, इनको तो छोड़ना नहीं है, इसी में सबसे ज्यादा एफर्ट पुट करना है आपको। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में भी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए? 10 में से 9 की एक्यूरेसी, मतलब हर 25 में से 22 क्वेश्चन आपका सही निकल के आना ही चाहिए। हर 25 में से 22 का स्कोर आपका होना चाहिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 88 का परसेंटेज लेकर के चलिए एक्यूरेसी रेट। मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, 10 में से 8 क्वेश्चन आपको सही निकालना पड़ेगा, उसमें से हर 10 में से 8 स्कोर आपको निकालना पड़ेगा। हर 10 में से 8 स्कोर आप लेकर के आएंगे। सेम गोज विद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। यहाँ पे भी 10 में से 8 का स्कोर आपको निकालना पड़ेगा। हर 10 में से 8 का स्कोर, 80% की एक्यूरेसी लेकर के चलेंगे। तो ये जितने सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, दीज आर द हाई एक्यूरेसी एंड हाई फोकस सब्जेक्ट्स। जब भी पढ़ने बैठे इनको ज्यादा समय दें, इनको बार बार रिवीजन करें, इनका शॉर्ट नोट्स बनाएं, और जहां पे मॉक में आपसे गलती हो रही है उस रॉन्ग वाले पॉइंट का एक अलग से नोट्स बनाते जाइए। एक शीट बना लीजिए बड़ी सी, उसमें आज क्या गलती हुई। सपोज कर लीजिए आप पावर सिस्टम पढ़ने बैठे हैं या मेजरमेंट पढ़ने बैठे हैं, अब सपोज कर लीजिए उसमें वेन ब्रिज का है या उसमें इंडक्टिव ब्रिज या हेज ब्रिज के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, वहां से आपका जो क्वेश्चन आया था वो गलत हो गया। उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फॉर्मूला था, क्या आपने गलत किया और क्या सही था, दोनों को लिखिए पेज में। राइट वाले को हाईलाइट कर दीजिए बॉक्स बना के, और अपने चार्ट में, चार्ट पेपर जो लगाएंगे रूम में, उसमें उसको हाईलाइटेड रहने दीजिए। रॉन्ग वाले को ऐसे मार्क करके गलत काट दीजिए ऐसे, और राइट वाले को ग्रीन कलर के बॉक्स में हाईलाइटर से हाईलाइट करके छोड़ दीजिए। जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन में उस मॉक टेस्ट की गलत वाली जो शीट थी जिसको सही किया आपने, उसको भी साथ लेकर के रिवीजन करिएगा, देखिएगा बहुत इफेक्टिव होता है। वो गलती रिपीट नहीं होने देगा आपका, नेक्स्ट टाइम वो गलती कभी नहीं रिपीट होगी आपसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हो गए आपके हाई एक्यूरेसी एंड हाई फोकस के सब्जेक्ट्स। इसमें ओवरऑल 90% की एक्यूरेसी लेकर के चलनी पड़ेगी हमको। सुनने में आपको लगेगा कि सर 90% एक्यूरेसी कैसे लाएंगे, बट अगर इतने कम सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 90% एक्यूरेसी क्या, उससे भी ज्यादा आ सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। आप लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है। नेक्स्ट थिंग क्या है उसके बाद? नेक्स्ट उसके बाद मॉडरेट एक्यूरेसी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिसपे मॉडरेट टू लो एक्यूरेसी भी आप रखोगे तो चल जाएगा। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, यूडब्ल्यूटी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एनसीईएस। क्या रेंज होना चाहिए? 8 में से 6 क्वेश्चन भी अगर आप सही मारते हो ना कंट्रोल के अंदर, 8 में से 6 का स्कोर आप लेके आ रहे हो, 70% की एक्यूरेसी रखो ना इन दोनों में, कंट्रोल यूडब्ल्यूटी में। एस्टिमेशन एनसीईएस में आप 66 और 60% की भी एक्यूरेसी अगर रखते हो तो भी आपका ओवरऑल 70% का एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है टेक्निकल के अंदर। और आपका स्कोर जो है आप यहाँ से कैलकुलेट करते जाइएगा तो आपका स्कोर कैसे इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। लो एक्यूरेसी में सपोज कर लो कि आप बोलते हो सर नॉन टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा रेडी नहीं हुआ है, लो एक्यूरेसी बना सकते हो ना। कितनी एक्यूरेसी? 55% की एक्यूरेसी मांग रहा हूं मैं आपसे सिर्फ 55% की एक्यूरेसी मांग रहा हूं। लेकिन जिस बच्चे का नॉन टेक्निकल थोड़ा भी इससे बेटर है, समझ लीजिए कि वो यहाँ पे बाजी मारेगा, वो और आगे जाएगा। ठीक, तो अगर आपने नॉन टेक पे थोड़ा और एफर्ट कर लिया तो ये स्कोर जो है, अभी जो स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा फाइनल टोटल भी मैं आपको बताऊंगा कहां तक जा रहा है। तो एप्टीट्यूड में अगर हर 15 में से 8 क्वेश्चन, 8 नंबर अगर आप लेकर के सही आ रहे हो, रीजनिंग में हर 15 मार्क्स में से 8 मार्क्स आप करेक्ट लेकर के आ रहे हो, जनरल अवेयरनेस में 10 में से 5 ही नंबर भी ला पा रहे हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत वाइड होता है, इसको पढ़ने जाओगे तो इनफाइनाइट जैसे लगेगा आपको कि चला ही जा रहा है, बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर। इंग्लिश में 10 में से 6 नंबर भी अगर आप ला पा रहे हो ना, तो ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 55% की एक्यूरेसी है। और इस 3 एक्यूरेसी के लेवल के साथ भी आप कितना स्कोर लेकर के आ रहे हो? सोचो, आपका फाइनल स्कोर हो रहा है 127। जितना मैंने स्कोर दिखाया कैलकुलेट कर लीजिए, पूरे को ऐड कर लीजिए, आपको इसी रेंज का स्कोर मिलेगा। 170 में से 127। अब क्या खेल होता है यहां से? अब देखिए, आप किसी भी पॉइंट की एक्यूरेसी को जरा सा भी अगर इंक्रीज करते हैं, जैसे नॉन टेक में मैंने 55% एक्यूरेसी मांगा, आप 65 की ले आइए, 70 की एक्यूरेसी मेंटेन करिए, देख लीजिए आपका ये स्कोर आराम से 135 भी पार करेगा।
इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बट ये एक बेस स्कोर जो है यहाँ पे आप पहुंच ही जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। आराम से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एफर्ट अगर सही तरीके से करोगे इस 25 दिन के लिए ना, जरूर पहुंच सकते हो आप इस पे, ठीक है। स्लाइट इंक्रीज इन द सेगमेंटेड एक्यूरेसी विल कॉज दिस स्कोर टू क्रॉस 135, 135 भी क्रॉस हो जाएगा आपका। अगर सेगमेंट्स में आप ज्यादा, आपको हर सेगमेंट में काम नहीं करना, आपको जिस में जहां जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरा कमांड है कि सर एप्टीट्यूड में तो मैं सर 8 की जगह 9 भी सही कर सकता हूं 10 में से, या इंग्लिश में सर 10 में से 6 क्यों, मैं 10 में से 7 या 8 स्कोर कर सकता हूं, तो वेल एंड गुड है, वो आपका ओवरऑल स्कोर को ऊपर लेके चला जाएगा। यही तो करना है यार, इस 25 डेज में इसी पे प्रिपरेशन करना है हमको और इसी मोड पर चलना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज आप करिए, और लास्ट 25 डेज का फाइनल प्लान जब मॉक टेस्ट दिलाएंगे उस समय क्या करना है आपको, और फाइनल रिवीजन अब क्या करना है ये देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेली लगाना है, ये रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी यूट्यूब पर शुरू करने जा रहा हूं, ऐप पर भी शुरू करने जा रहा हूं, लाइव रहेगा, लाइव मेरे साथ क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, लाइव डाउट भी क्लियर कर सकते हैं आप चाहें तो। फॉर्मूला रिवीजन ये आपको डेली करना पड़ेगा, ये रोज का काम है, डेली। ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं इसको डेली करिए। शॉर्ट नोट्स रिवीजन रोज करना है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, सपोज कर लीजिए BEE पढ़ रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, शॉर्ट नोट बनाया होगा आपने, अभी तक नहीं भी बनाया तो रिवीजन के साथ साथ बनाते जाइए, लिखते जाइए आप आराम से, ठीक है। मॉक में जो गलती हो रही है उसकी एक अलग शीट रखिए कि आज BEE सब्जेक्ट का एक चार्ट पेपर खोला, मॉक टेस्ट में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, उठाया इस तीनों क्वेश्चन को, हाँ भाई क्या गलत हुआ इसके अंदर, RLC का जो है रेजोनेंस का कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, बैंडविड्थ जो है गलत कैलकुलेट किया, मार्क करिए उसको, गलत क्या लिखा और सही क्या है, सही वाले को ग्रीन हाईलाइट करके रख दीजिए वहां पे। डेली के रिवीजन में इसको पढ़िए, समझते जाइए, आपको याद होगा, चीजें जो होंगी ना माइंड में क्लियर होती जाएंगी, और गलतियां जो होती है ना वो हमेशा याद रहती है हमको। तो एक बार अगर वो मिस्टेक आपको याद रहा ना कि ये गलती किया था, वो दोबारा नहीं करोगे आप। 1 सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक जो है वो भी लगाइए साथ में। हर 3 दिन के बाद एक मेजर मॉक टेस्ट दिलाइए जो सारे सब्जेक्ट को मिला के कंप्लीट एग्जाम का मॉक होगा, लेकिन डेली बेसिस पर सब्जेक्ट बेस्ड मॉक दिलाइए। और सब्जेक्ट बेस्ड मॉक के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड स्कोर यहां बता दिया है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड स्कोर सभी का मैंने बताया हुआ है, आप चाहें तो इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए किस सब्जेक्ट में कितने का आपको स्कोर लेकर के आना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कोर मैंने बताया हुआ है, हर 10 में से कितने का स्कोर लाना है। तो जब भी आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट दोगे ना, तो इस स्कोर लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, कुछ दिमाग लगाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इस बेसिस पे फॉलो करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपका टेस्ट स्कोर जो है वो कैसे इंप्रूव होना शुरू होता है। और जहां वो इंप्रूव होना शुरू होगा, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपकी चीजें जो है वो समराइज्ड होंगी, आपको पता रहेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा हूं और इससे रिजल्ट आना ही आना है, और गुड लेवल का रिजल्ट आना है, ठीक है। तो और ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों से। आई होप कि ये पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी, और अगले 25 दिन में पैनिक का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का समय आ गया आपके, तो कॉन्फिडेंस गेन करिए, पैनिक तो भूल ही जाइए। पैनिक वो होते हैं जो आधा तैयारी करते हैं और आधा भगवान के भरोसे और मोटिवेशन के भरोसे होते हैं, ठीक है। तो भगवान का तो साथ आपके ऊपर रहेगा ही हमेशा, क्योंकि आप मेहनत जो कर रहे हैं इतना, तो वो रहेगा, निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए। अपनी प्रिपरेशन को एक गुड स्ट्रैटेजी के साथ लेकर के चलेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो श्योर शॉट निकल के आएगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चंस और लाइव सेशंस जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ये सब कुछ लेकर के अब आ रहा हूं यूट्यूब पर, इस चैनल पर, साथ ही डेल्टा अकेडमी लाइव ऐप पर भी। तो दोनों में से किसी भी जगह पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, बढ़िया लेवल पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। मैं टिल द एंड आप सभी के साथ हूं। PGCIL एग्जामिनेशन को गुड लेवल का एफर्ट के साथ क्लियर करना है, यही टारगेट है इस बार हमारा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप प्रिपेयरिंग एट योर बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।